हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीके जीएस ट्रेक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार का जो बुक है एडिटोरिया का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला सिविल सर्विसेज के लिए भी, और भी जो बिहार में एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार दरोगा हो गया, आपका बिहार पुलिस हो गया, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं आज। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय, बिहार का परिचय देखेंगे। मुख्य रूप से इसमें लगभग 11 चैप्टर हैं और बहुत ही पतला बुक है, 130 पेज है, ठीक ना। तो इसको आज हम लोग पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय हम लोग इसका देखेंगे, बिहार का सामान्य परिचय। तो यहाँ पर लिखा है नामकरण कैसे हुआ था बिहार का, उसके बारे में बताया गया है कि 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता थी, जिसके कारण बिहार का नाम बिहार पड़ा था। बौद्ध अनुयायियों के प्रार्थना स्थल को विहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, ठीक ना। भौगोलिक स्थिति देखेंगे यहाँ पर। भौगोलिक स्थिति बिहार के उत्तर पूर्व, बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, ठीक ना, नॉर्थ ईस्ट में स्थित है भारत के। अक्षांशीय विस्तार हम देखने वाले हैं बिहार का। तो देखिए ये बिहार का आपका मैप है। तो इसका लंबाई हम लोग देखेंगे जल्दी। तो लंबाई आपका हो जाएगा 345 मीटर हो जाएगा आपका लंबाई। ऊपर से नीचे हम लोग लंबाई मेजर करते हैं, ठीक ना। ऊपर से नीचे यहाँ पर जो है 345 है, और चौड़ाई जो है इस तरह से 483 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अक्षांशीय विस्तार बिहार का है आपका 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड नॉर्थ तक इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। और बिहार का देशांतरीय विस्तार की यदि बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर के 88 1740 ईस्ट तक है। राज्य की आकृति कैसा है बिहार की, यदि आकृति साइज की यदि बात करें तो वह आयताकार होता है, आयताकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। बिहार प्रांत बनाने की घोषणा कब किया गया था? 1911 में 12 दिसंबर को। और 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत की गठन की अधिसूचना या घोषणा किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट है आपका कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत का गठन हुआ। 1 अप्रैल 1912 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा अलग अलग राज्य बने। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का अंतिम विभाजन हुआ था, ठीक ना। झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 46% भूभाग के साथ झारखंड 28वां राज्य बना था। 46% भूभाग को यहाँ से निकाल करके झारखंड को दे दिया गया था, ठीक ना। और 28वां राज्य बना था झारखंड। बिहार का स्थापना कब हुआ था? बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और क्षेत्रफल है आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.86% है बिहार। और भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन है? 12वां राज्य बिहार हो जाएगा। कुल जनसंख्या आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार कितना है? 10,40,99,452। और भारत के कुल जनसंख्या का परसेंटेज कितना है भारत में?
तो ये हो जाएगा आपका 8.6% है बिहार की जनसंख्या भारत में। नेक्स्ट आपका है कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। लंबाई है 345 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण में लंबाई मेजर किया जाता है। चौड़ाई है आपका 483 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है, या फिर 53 मीटर ही बोल सकते हैं। औसत वर्षा कितना होता है? 112 सेंटीमीटर होता है, 112 सेंटीमीटर। प्रशासनिक विभाजन की यदि बात करें तो प्रमंडल कितना है बिहार में? 9 प्रमंडल हैं। जिला आपका कितना है? 38 जिला है। 38वां जिला कौन है? अरवल है। अनुमंडल 101, अनुमंडल कितना है? 101 है। प्रखंड सह अंचल कितना है? 534 है, प्रखंड सह अंचल। पंचायत कितना है? 8067 है, पंचायत 8067। नगर निगम 19 है। टोटल नगर निगम कितना है? 19वां नगर निगम कौन बना है? सहरसा। सबसे लास्ट जो नगर निगम कौन है? सहरसा। नगर परिषद की संख्या कितनी है? 88 है। नगर परिषद की संख्या कितनी है? 88। नगर पंचायत कितना है? नगर पंचायत 154 है। नगर पंचायत कितना है? 154 है। नेक्स्ट आपका बिहार की विधायिका के बारे में यदि बात करें तो पुलिस जिला कितना है? 40। पुलिस जिला कितना है? 40। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला को बनाया गया है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है। बिहार का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय है। और बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243 है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 75 है। विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 75। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40। ठीक है। नेक्स्ट राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 16। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 40। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? 38 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? 38 है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है? 2 है। कटोरिया और मनिहारी हो जाएगा। कटोरिया और मनिहारी। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। गोपालगंज हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। बिहार में कितना है? 6। राज्य की चौहद्दी या सीमा हम लोग बताना है तो उत्तर में क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा। उत्तर में नेपाल। बिहार के उत्तर में कौन हो जाएगा? नेपाल। नेपाल से बिहार के कितने ज़िले मिलते हैं? 7 ज़िले मिलते हैं। कितना? 7। नेपाल से बिहार के 7 ज़िले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन करता है? पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। दक्षिण में झारखंड है। बिहार का दक्षिण में कौन है? झारखंड। झारखंड के साथ कितना जिला साझा करता है? 8 ज़िले सीमा साझा करता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल है। पूरब में कौन है? बिहार के पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ 3 ज़िले सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल के साथ कितना? 3 ज़िला सीमा साझा करता है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश है। पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य है। तो उत्तर प्रदेश के साथ कितना ज़िला सीमा साझा करता है? 8। कौन कौन है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। उत्तर प्रदेश के साथ कितना? 8 ज़िले सीमा साझा करते हैं। ठीक है। राजकीय प्रतीक हम लोग देखने वाले हैं। तो राजकीय चिन्ह क्या है बिहार का? बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। प्रथम राजकीय भाषा कौन है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। राजकीय वृक्ष कौन है? पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा का फूल है। राजकीय पशु बैल।
2013 से पूर्व में क्या था? रीछ। राजकीय पक्षी हो जाएगा गौरैया, 2013 से पूर्व में था फक्ता। राजकीय मछली है मांगुर। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। यह आपका बिहार का राजकीय गीत है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। गीतकार इसका कौन है? सत्यनारायण है। संगीतकार कौन है? आपका हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई है 2012 में। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत कौन है? बिहार राज्य की प्रार्थना गीत मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। बिहार राज्य की प्रार्थना गीत कौन है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाज करे। नेक्स्ट आपका हम लोग देखने वाले प्रमंडल एवं संबंधित जिले। सारण प्रमंडल में कितना जिला आता है? सारण प्रमंडल में 3 जिला आते हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। सारण प्रमंडल में 3 जिले, सारण, सिवान और गोपालगंज। तिरहुत में 6 जिला थे। पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। तीसरा, दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया और समस्तीपुर। नेक्स्ट, कोसी में भी 3 आता है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया में 4, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पटना में कितना आता है? 6 आता है। पटना में 6 आता है, पहला पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। मगध प्रमंडल में कितना जिला आता है? 5, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद और अरवल। मुंगेर में 6, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। और लास्ट 9वां प्रमंडल है, 2 इसमें आता है, भागलपुर और बांका आता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये आपका तिरहुत प्रमंडल हो गया, ये दरभंगा हो गया, कोसी हो गया, पूर्णिया हो गया, सब प्रमंडल है। ठीक, ये सारण प्रमंडल है। सारण में देखिए छपरा, सिवान, गोपालगंज होता है ना, छपरा को सारण बोला जाता है, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, ये आपका सारण प्रमंडल है। पटना में ये आता है, पटना में ये सब आता है। फिर आपका ये आपका आता है, उसके बाद यहाँ पर आपका कौन आता है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सामान्य परिचय के बाद हम देखते हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। तो प्राचीन बिहार को बांटा गया है पाषाण काल में, वैदिक काल में और महाजनपद काल में, मौर्य एवं गुप्त वंश और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ये बांटा गया है प्राचीन बिहार को। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत क्या हैं? प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत क्या है? प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोत का उपयोग किया गया है। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद, चेचर, मनेर पटना में आता है, सोनपुर, सारण में आता है से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक ना। उसके बाद है मौर्यकालीन अभिलेख की यदि बात करें, मौर्यकालीन अभिलेख लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा आदि से स्थानों से प्राप्त हुआ है। बराबर की गुफाएं राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके एवं मूर्तियों आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। नेक्स्ट आपका एक साहित्यिक स्रोत की यदि बात करें तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण, बौद्ध रचनाएं में अंगुत्तर निकाय हो गया, दीर्घ निकाय हो गया, विनय पिटक हो गया, जैन रचना में भगवती सूत्र हो गया आदि जो है प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे कि मेगास्थनीज हो गया, फाहियान हो गया, इत्सिंग हो गया, अभ्यंगसांग की यात्रा का वृत्तांत से हम लोगों को बहुत सारा जानकारी मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। पाषाण काल की यदि बात करें तो पूरा पाषाण काल कि इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था।
मानव जो था वो अखेटक माने घूमने फिरने वाला था, हमें वो लोग घूमते रहते थे, ठीक ना, उस टाइम के लोग, पूरा पाषाण काल के लोग। नेक्स्ट है कि दक्षिण बिहार में मुंगेर और नालंदा से सबसे बड़े खुरदरे एवं पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट आपका है मध्य पाषाण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस काल में मानव अखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक था। मध्य पाषाण काल में मानव जो थे अखेटक, खाद्य संग्राहक, पशुपालक थे। मानव पहला पालतू पशु कुत्ता को बनाया था। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए। यह अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। इस काल में मानव अखेटक उत्पादक हो गया था, ठीक ना, मतलब उस टाइम तक लोग जो है ना वो फसल को उगाने लगे थे, उत्पादक हो गए थे, ठीक ना। मानव बस्तियां में निवास करने लगा था। मानव जो बस्ती में लोग निवास करने लगे थे नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका है कि चिरांद सारण में है। चेचर कहाँ पर है? वैशाली में है। मनेर के पटना में। सनुआर कहाँ? रोहतास से जो है पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं। यह अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। नेक्स्ट आपका है ताम्रपाषाण काल की यदि बात करें तो चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनुआर आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण मिले हैं। यह अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। वैदिक काल में आर्यों द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट आपका है पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था, ठीक ना। पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर बिहार के क्षेत्र में हुआ। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार हुआ था बिहार में गंडक नदी के तट पर। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण लगभग 800 ईसा पूर्व की में रचना में मिलती है। इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है, जो तिरहुत मिथिला क्षेत्र में को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। बिहार को कीकट एवं व्रात्य शब्द से संबोधित किया गया है। वराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वराह पुराण में, किस पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है? वराह पुराण में। कीकट किसको बोला जाता था? बिहार को बोला जाता था। नेक्स्ट है महाजनपद काल की यदि हम लोग बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। पहला था आपका वज्जी, लिच्छवी, वैशाली, मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, मगध, पटना, गया, नालंदा क्षेत्र, ठीक ना। और तीसरा आपका भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र। तो 16 महाजनपद में 3 महाजनपद कहाँ थे? बिहार में थे। वज्जी संघ महाजनपद, वज्जी संघ में कितना? 8 राज्यों का संघ था जिसको अटकुल कहा जाता था। वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु, इस संघ के 8 जनपद थे। वज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। सबसे प्रसिद्ध कौन था वज्जी में? लिच्छवी।
लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल ने की थी। लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदिह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना होगा, ठीक ना। वज्जी संघ या फिर लिच्छवी संघ को विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा दी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाजनपद, मगध महाजनपद हम लोग पढ़ेंगे। तो मगध राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज राजगीर थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया क्षेत्र में था। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। मगध और अंग महाजनपद का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपका अंग महाजनपद की बात करें तो अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर क्षेत्र में था। अंग महाजनपद का विस्तार था भागलपुर और मुंगेर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। किसने अंग को मगध में मिला लिया था? अंग के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हरा करके मगध के कौन शासक था? बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया कर उसका वध कर दिया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा यह सुरक्षित क्षेत्र था। मगध जो था उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। बृहद्रथ जो था वंश का अंतिम शासक था रिपुंजय जो था वो बृहद्रथ का अंतिम शासक रिपुंजय था। हर्यक वंश की यदि बात करें तो इस वंश का हर्यक वंश कब से कब तक था? 544 से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार का प्रश्रय दिया। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी कौशल की राजकुमारी थी। इस विवाह से उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। तो कौशल देवी से यदि शादी किया बिंबिसार तो क्या मिला था उसको दहेज में? काशी क्षेत्र मिला था। दूसरी शादी किया था चेलना से, तो चेलना जो थी लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। उसका तीसरा शादी बिंबिसार का हुआ था क्षेमा, पंजाब के मद्र की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया, मतलब उससे दोस्ती था। बिंबिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसका पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना था। उसका वास्तविक नाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु का वास्तविक नाम क्या था? कुनिक था। बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया था, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट,
बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजित की पुत्री वाजिरा से हो गया। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु ने वज्जी संघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। सिंहल अनुश्रुति के अनुसार, ठीक ना। उदयन की यदि बात करें तो उदयन या उदायन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र, गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर स्थानांतरित कर दिया था। उदयन के 3 पुत्र हुए थे, अनिरुद्ध, मुंडक एवं नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है आपका शिशुनाग वंश। हम लोग देखेंगे अब शिशुनाग वंश जो था 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक चला था। तो शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की नींव डाला था, ठीक है। शिशुनाग ने वैशाली को अपना राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। अवंती वर्धन को पराजित करके अवंती को मगध में मिला लिया। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वश और कौशाम्बी को भी मगध में मिला लिया था। शिशुनाग कौन कौन सा राज्य को मिलाया था? पहले तो यहाँ अवंती को मिलाया, उसके बाद वश और कौशाम्बी को भी शिशुनाग ने मिला लिया था। 394 ईसा पूर्व में शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक मगध का शासक बन गया था, ठीक ना। शिशुनाग के बाद कौन आ गया? काला अशोक मगध का शासक बना 394 ईसा पूर्व में। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया है। काला अशोक को क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है, काकवर्ण। नेक्स्ट आपका काला अशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। काला अशोक ने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नेक्स्ट आपका नंद वंश, ठीक ना। शिशुनाग वंश के बाद कौन आया था? आपका नंद वंश आ गया। नंद वंश आपका चला था 344 से 321 ईसा पूर्व तक। महापद्मानंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया, ठीक ना। उसके बाद महापद्मानंद ने एक छत्र की उपाधि धारण की। महापद्मानंद ने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की। पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन कहा गया है। पाली ग्रंथ में महापद्मानंद को क्या कहा गया है? उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बताया किसको? महापद्मानंद को। महापद्मानंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य पर विस्तार किया था। महापद्मानंद ने पंचाल हो गया, इक्ष्वाकु हो गया, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद के समय में हुआ था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि जो थे महापद्मानंद के समकालीन थे। पाणिनि जो थे वो महापद्मानंद के समकालीन थे, मानो उसी टाइम के थे। इस वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। ये क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि सिकंदर किसके समय में आया था, भारत पर आक्रमण किया था, तो हो जाएगा घनानंद हो जाएगा।
नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान कर दिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 321 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य पहला शासक हुआ 321 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने की है। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। जस्टिन और स्ट्रैबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहा है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान, हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिया था। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री से हो गया था। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा। मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत, ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सलेखना उसको बोला जाता है के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। नेक्स्ट आपका है बिंदुसार। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी थे। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि भी कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात और सिंहसेन भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना होगा। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया की राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्स ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को अपने पुत्र अशोक को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। उसके बाद आ गया अशोक 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार के मृत्यु के 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। इससे पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल था। अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का राज्यपाल था, उज्जैन। उसके बाद पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। मास्की और एवं गुर्जरा के अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है। सिंहर अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ है के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों से यह पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था।
नेक्स्ट आपका कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया गया था। उसके बाद है कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अशोक के 13वें शिलालेख में आपका कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। उससे पूर्व वह शैव धर्म का अनुयायी था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक के शासनकाल के महत्वपूर्ण वर्ष थे 9वें वर्ष। अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया था। अशोक के बारे में ये बताया जा रहा है कि अशोक के किस तरह से उनका समय था। 9वें वर्ष उसने कलिंग युद्ध किया था। 10वें वर्ष आपका बोध गया की यात्रा किया था। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा किया था। 13वें वर्ष धम्म का शिलालेखों में अंकन वहाँ पर प्राप्त हुआ था। ठीक है। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। तो इसमें इम्पोर्टेंट आपका है कि 9वें वर्ष में कलिंग का हो जाएगा। ठीक ना। 9वें या फिर 8वें भी यहाँ पर देता है, कन्फ्यूजन है यहाँ पे। और यहाँ पर दूसरा है 10वें वर्ष में आपका बोध गया की यात्रा। और ये लास्ट वाला है 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा। यह 3 को पूछता है। नेक्स्ट है आपका अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था। अशोक ने अपने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया था। अशोक कितना वर्ष तक शासन किया था? 37 वर्ष। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारी ने शासन किया। ये उत्तराधिकारी थे कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देव, धार्मन, शतधनुष और बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का शासक 137 वर्षों तक चला था। और अशोक कितना साल तक शासन किया था? 37 वर्ष तक। और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में हम लोग अब जानेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि, लाइट ऑफ एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। माता माया देवी और सौतेली माँ मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह हुआ था। 16 वर्ष की आयु में उनका पुत्र का नाम राहुल था। और बुद्ध ने 4 दृश्य देखा था। बूढ़ा व्यक्ति हो गया, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी को देखा था जब घूमने जा रहे थे। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास ले लिया था। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध कहा गया था। बुद्ध को क्या कहा गया था? महात्मा बुद्ध को तथागत और बुद्ध कहा गया जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की उम्र में। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे मिला था। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना या फिर फाल्गु नदी के तट पर बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य कौन कौन हैं? पहला है कि दुख है। दुख माने संसार दुखमय है, इसका मतलब ये हुआ। दुख समुदाय में दुख का कारण तृष्णा है। ठीक ना। फिर आपका दुख निरोध है। और चौथा आपका हो जाएगा दुख निरोध मार्ग हो जाएगा। ये आपका 4 आर्य सत्य हैं। फिर आपका है कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग में आता है सम्यक दृष्टि आता है, सम्यक संकल्प आता है, सम्यक वाक आता है, सम्यक कर्म आता है, सम्यक आजीव आता है, सम्यक व्यायाम आता है, सम्यक स्मृति आता है, सम्यक समाधि आता है।
तो बौद्ध धर्म क्या अष्टांगिक मार्ग, दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्म, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया था। बुद्ध ने अपने उपदेश का किस भाषा में दिया था? पाली में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर मल्ल में 80 वर्ष की उम्र में हो गई थी। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम वैशाली के थे और द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामपुत राजगृह के थे। ठीक ना। पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम वैशाली के थे। द्वितीय गुरु थे रुद्र रामपुत थे। उसके बाद है बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। पहला है आपका सत्य बोलना, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्थेय हो गया, अपरिग्रह हो गया, ब्रह्मचर्य हो गया, नृत्य गायन का त्याग हो गया, असमय भोजन का त्याग, कोमल शय्या का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, मद सेवन नहीं करना। ठीक ना। तो बौद्ध धर्म के 10 शील या फिर आचरण बोल सकते हैं यहाँ पे। बौद्ध के जीवन की यदि हम लोग बात करें कि घटनाक्रम किस तरह से हुआ था, उनका जन्म को कमल से प्रतीक दिया जाता है। ठीक ना। यौवन मतलब कि यौवन कब क्या बोला जाता है? साढ़ से उनको सिंबल दिया जाता है यौवन को, मैंने जवानी को जो इससे बोला जाता है। ठीक ना। उसके बाद महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग, घोड़ा उसका प्रतीक है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति जब हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष उसका बोधि वृक्ष क्या हो जाएगा? उसका सिंबल हो जाएगा। महापरिनिर्वाण स्तूप को बोला जाता है और धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश दिए थे उसको चक्र बोला जाता है। बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया। ठीक ना। बौद्ध धर्म जो है चौथी बौद्ध संगति के उपरांत 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला हीनयान परिवर्तन विरोधी था हीनयान, और महायान परिवर्तन समर्थक था। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वज्रयान का जो विकास कब हुआ था? 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का विकास हुआ था। नेक्स्ट आपका है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं आपका। सूत पिटक में क्या मिलता है? सूत पिटक से बुद्ध के उपदेशों का संकलन मिलता है। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने किया था। विनय पिटक, विनय के संघ के नियमों का संकलन इसे मिलता है। जिसको किसने, जैसे कि सबसे लघुत्तम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था। विनय पिटक का कौन किया था? इसका संकलन उपाली ने किया था। अभिधम पिटक बौद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। इस पिटक का संकलन मुगलीपुत्र टीस के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर है कि बौद्ध संगति और सभा की यदि बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में राजगृह स्थान पर हुआ था। अजातशत्रु उस टाइम के शासक थे। अध्यक्ष थे महाकश्यप। और विशेषताएं क्या थे? सूत पिटक, विनय पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। प्रथम जो बौद्ध संगति हुआ था उसी में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना हुआ था। द्वितीय यदि बात करें 383 में हुआ था। वैशाली में राजस्थान है। कलाशोक उस टाइम के शासक थे। सभाकामी उस टाइम के अध्यक्ष थे। और महासांघिक और स्थविर के रूप में विभाजन हुआ था। तृतीय में 251 ईसा पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र अशोक उस टाइम के राजा थे। मुगलीपुट्टिस जो है अध्यक्ष थे। और अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। फिर आपका चतुर्थ में की यदि बात करें तो पहला ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कनिष्क वहाँ का राजा थे। वसुमित्र वहाँ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। और महायान और हीनयान में विभाजन हुआ था चौथी बौद्ध संगति में। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति करना होता है।
बौद्ध धर्म के बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा से मिलती है। चैत्य की यदि बात करें, बौद्ध धर्म की पूजा घर को बोला जाता है। स्तूप बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल, बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। जैन धर्म की यदि बात करें, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। उन्हें आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, ठीक ना। 23वें तीर्थंकर की यदि बात करें, पार्श्वनाथ थे। उनका जन्म काशी में हुआ था। उनके पिता अशोकसेन काशी के राजा थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति समेत पर्वत पर हुई थी। उन्होंने समेत पर्वत कहाँ पर है ये पूछ देता है क्वेश्चन, और ये न्यूज़ में भी था। तो समेत पर्वत कहाँ पर है? झारखंड में है। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसको 1-2 बार और रिवीजन कर लीजिएगा तो जा कर के याद हो जाएगा। तो 1 से 2 बार इसको रिवीजन कीजिएगा। महावीर स्वामी की यदि बात करें तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में, कुछ जगह पर 499 ईसा पूर्व में माना गया है, कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी अनोजा था। उनके दामाद या जमाता भी बोल सकते हैं, जमाली या जमाली कहा थे वो। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। जिनभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यहाँ पर त्रिरत्न यहाँ पर ये है। और बौद्ध धर्म में बुद्ध धम्म संघ होता है त्रिरत्न, ठीक ना। जैन धर्म के 5 महाव्रत क्या हैं? ये सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, अपरिग्रह हो गया और ब्रह्मचर्य हो गया। सत्य मतलब झूठ नहीं बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब होता है कि धन का संग्रह नहीं करना, और इंद्रियों पर वश, ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों को वश में करना। फिर आपका है कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी को प्रतिपादित किया गया, के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 5वां कौन था? ये था ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का संबंध जैन धर्म से है। अनेकांतवाद हो गया, फिर आपका स्यादवाद हो गया, या सप्तभंगी ज्ञान किससे रिलेटेड है? आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगिरी में दिया था। और यदि बात करें बुद्ध का तो पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिए थे, जबकि महावीर स्वामी अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? आपका राजगिरी में दिए थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और उनके प्रतीक। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रतीक हो गया बैल या ऋषभ। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ थे और हाथी हो जाएगा उनका प्रतीक। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इसका प्रतीक हो जाएगा सर्प। 24वें, सर्प मतलब सांप होता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? आपका प्रतीक सिंह हो जाएगा, मतलब लायन, ठीक ना। फिर आपका यदि बात करें महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थंकर वासपूज्य का जन्म बिहार में हुआ था। महावीर स्वामी के अतिरिक्त एक और थे तीर्थंकर जो कि जिनका जन्म बिहार में हुआ था। उनका नाम क्या है? वासुपूज्य, जो कि 12वें तीर्थंकर थे। देखिए जैन संगतियाँ हुई थी यहाँ पर। पहला जैन संगति का 310 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक ना। प्रथम जो हुआ था वो आपका 310 ईसा पूर्व में हुआ था। तो चलिए इसको हम लोग देखें, पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक ना। पाटलिपुत्र में हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम। और यहाँ पर देखिए स्थूलभद्र हो जाएगा, अध्यक्ष होगा। दिगंबर श्वेतांबर जैन धर्म का जो है विभाजन हो गया था इसी में, ठीक ना। द्वितीय आपका 512 ईस्वी में हुआ था बल्लभी गुजरात में।
देवर्धि क्षमा श्रवण और जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन मिलता है यहाँ पर। महावीर स्वामी के मृत्यु की यदि बात करें तो उनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुर में हो गई थी। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगति में श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया था, ठीक ना। दिगंबर जो था वो भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्व नग्नता और कठोरता को अपनाया गया था। श्वेतांबर की यदि बात करें, श्वेतांबर स्थूलभद्र ने नेतृत्व प्रदान किया। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी तथा यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया था। शुंग वंश की यदि बात करें तो मौर्य वंश के बाद के अंतिम शासक जो था वीरदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, ठीक ना। वह बृहद्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल कर दिया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसमें पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना था। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका का वर्णन है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना था। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में